So let's have a look at this chapter. यहाँ पर थोड़ा देखते हैं लाइक बेसिकली हमें यहाँ पे देखना ही है हमारा जो चैप्टर रिपीटिव हेल्थ का उसमें हमें बस यहाँ पे रिवाइज करनी है. We have to revise few things over here. ठीक है. Now before starting with the revision वाला part, just want to tell you couple of things जो बच्चों ने गलत किया, आप लोगों ने गलत किया. जैसे वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया. अब ये क्वेश्चन आपको जब मिलता है सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे उन्होंने आपसे ये सिंपल ये पूछा है कि आपको इसमें गैमेट्स बनाना है. ये आपका जीनोटाइप एनिमल का और आपको इसके अंदर बनाना है आपके गैमेट्स. तो आप देखिए इसमें गैमेट्स बन सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. If you happen to see you have like capital A, you have a capital B, small b, then you have a capital C, small c. अब ये आपका जीनोटाइप है, ये एनिमल का जीनोटाइप है या प्लांट का जीनोटाइप है, जो भी है. इसमें से आपको बताना है कि आपके गैमेट्स इसमें कितने बन सकते हैं. तो गैमेट्स बनाने की जब यहाँ पे बात आती है तो इसमें आपके सिर्फ 4 गैमेट ही बनेंगे. वो क्या हो गया आपके कैपिटल A, कैपिटल B, एक ही आपका हो गया. Then we'll have capital A, small g, small c. ठीक है, I'll do something like this. Then we'll have capital A, small b, capital C, और capital A, small b, small c. That's it. इतने ही आपके पॉसिबल गैमेट्स यहाँ पे बन रहे हैं और तो कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा. So it's a very simple kind of question, right? जो कुछ लोगों ने गलत कर दिया था. बट प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको जब गैमेट पूछे ना लोग बनाने के लिए देन आपको ज्यादा उसमें दिमाग दौड़ाना नहीं है. यू जस्ट हैव टू मेक द गैमेट जैसे आप बनाते हो. काफी लोगों का आंसर यहाँ पे 8 आ रहा है, 6 आ रहा है. 4 ही गैमेट यहाँ पे बनेंगे. अच्छा, अब एक और चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा. सी फॉर एग्जाम्पल आपको वो लोग बोले कि यू हैव दिस काइंड ऑफ प्लांट, कैपिटल स्मॉल ई. ये आपके यहाँ पे कंडीशन है. समझो आपको ये दे दे वो लोग जीनोटाइप A, B, C और E. ठीक है, आपको एक जीनोटाइप होने दिया, मतलब कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ई स्मॉल ई. ये स्मॉल ई है. समझो आपने उनको ये जीनोटाइप दे दिया. और अब वो लोग आपको कह रहे कि यार इसमें हमें कितने गैमेट्स बनेंगे वो बताओ कि इसके अंदर मेरे कितने गैमेट्स बन जाएंगे. अब ऐसा अगर आपको कभी दिख जाता है ना, अगर आपको ऐसा जीनोटाइप मिलता है तो आप उसमें पूरे गैमेट बनाते हैं, आप मत बैठिए उसमें. आप गैमेट बनाते हो, आप इसके अंदर मत बैठिए. आप बस काउंट करिए कि आपको यहाँ पे कितने आपको हेटेरोजाइगस दिख रहे हैं. So I can see ये एक हेटेरोजाइगस एलील है, ये भी हेटेरोजाइगस एलील है, ये भी हेटेरोजाइगस है और ये भी हेटेरोजाइगस है. तो मुझे यहाँ पे 4 हेटेरोजाइगस एलील यहाँ पे दिख रहे हैं. I can see 4 हेटेरोजाइगस एलील. तो सिंपल सा रूल है, आपको करना है ये 2⁴ कर दीजिए आप. 2⁴ करेंगे तो कितना आंसर आपका यहाँ पे आएगा? 16. 16 will be the answer over here. तो 16 is the number of gametes you will be forming over here. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपको कभी वो लोग ऐसा जीनोटाइप देते और बोले कि यार इसमें कितने गैमेट बनेंगे तो आप एग्जाम में वो गैमेट बनाते मत बैठिएगा इस कंडीशन के अंदर. ठीक है, इसमें आपके बहुत ज्यादा बन रहे होंगे. सो यू सिंपली हैव टू काउंट द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलील और उनको आप कर दो लाइक 2⁴ यहाँ पे आप कर दो तो आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाता है. सर जो पहले वाले में उसको 2⁴ करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा. हाँ, तो उसमें 4 आएगा. लेकिन अभी हाँ, तो देखो जैसे तुमने यहाँ पे ये देखा, जैसे हमारा वो था राउंड येलो वाला जो हमारी कंडीशन थी, उसमें क्या था? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक है, ये हमारी कंडीशन थी यहाँ पे. अब इसमें तुम्हें हेटेरोजाइगस कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं. अब जब आप इसको करते हो 2⁴ तो आपको पता चलता है कि आपको यहाँ पे सिर्फ 4 गैमेट्स मिल सकते हैं. और वही 4 मिलते हैं ना आपको, अगर आपको याद हो तो यही 4 मिलते थे आपको, कैपिटल आर स्मॉल वाई, राइट? सो यू आर गेटिंग दिस. सो ऐसे ही करके आपको अपना यहाँ से निकालना. अगर वैसे कुछ बड़ा सा अगर आपको पूछते तो पूरा करने मत बैठना उसके अंदर. ठीक है, वैसे अगर मैं आपको ऐसा बताऊं, यू हैव अ कैपिटल ए स्मॉल ए, you have a capital B small b and you have a capital P and small p. अब मैं अगर आपको बोलूं कि यार इसके कितने गैमेट्स बन जाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 8. राइट, 8 will be the answer over here. क्यों? क्योंकि 3 हेटेरोजाइगस है मेरे पास यहाँ पे, 1 2 3. सो सिंपली आप 2⁴ मेरा कितना आएगा? 8 गैमेट यहाँ पे बन जाएंगे. सिंपल है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू ओवर हियर. यहाँ पे चलो आपको करना था, यहाँ पे आपने किया ना. ये भी कोई बहुत लाइक कॉम्प्लेक्स था नहीं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था. सो लाइक 4 गैमेट्स हैव बीन फॉर्म्ड ओवर हियर. ठीक है, डिफरेंट एलील्स ऑफ द ह्यूमन एबीओ ब्लड टाइप से यहाँ पे पूछा गया कि यार कितने आपको यहाँ पे एलील, कितना क्या होता है आपका जीनोटाइप, कितने आपको जीनोटाइप मिलता है और कितना आपको यहाँ पे मिलता है आपके फिनोटाइप. सो दीज आर द 2 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ माय एबीओ ब्लड ग्रुप. तो आप यहाँ पे याद रखिए कि आपके फिनोटाइप कितने होते हैं. आपको कितने टाइप के ब्लड ग्रुप आपको दिख जाते हैं? एक होता है ए, एक होता है बी, दूसरा होता है AB, 4 ही होते हैं. You have only 4 type of blood group over here. ठीक है,
और बाकी फिर उन्होंने बोला कि यार आपके इसमें जीनोटाइप कितने होते हैं, जीनोटाइप भी आप यहाँ पे देख लो। एक आपका हो सकता है IA, एक हो सकता है आपका IA स्मॉल आई, वन कैन बी IB स्मॉल आई, चार यहाँ पे हो गए। हाँ, चार यहाँ पे हो गए, स्मॉल आई पांचवा हो गया, और एक आपका हो गया यहाँ पे IA IB। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन है, it has to be your answer should be your genotype of phenotype पूछा है, that should be your 6 and 4 over here। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से करो, और ये करना है सबने, जो नहीं किया उन्होंने करके असाइनमेंट वापस सबमिट करना है ना। सी अंटिल यू डोंट सॉल्व योर क्वेश्चन तब तक तुम्हारी लाइक एश्योरेंस नहीं होगी तुम्हें वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तुम्हें ये भी लगेगा कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। सडनली आपको रियलाइज होता है कि ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए अभी तक क्लियर नहीं है। सो दैट इज अ गुड थिंग अगर वो अभी हो रहा है तो। इफ एट ऑल दैट हैपेंस अप्रैल के महीने में, देन उसका कोई मतलब नहीं रहता वहां पे वो टाइम पे। Let's come back over here and let's have a look at this chapter and let's have a look at this some of the diseases over here। इस समय थोड़ा अपने आप देखना है। So ये है आपकी sexually transmitted disease। आप जानते हो these are the diseases which will be like transmitted during the sexual intercourse, right? So that's why you call them as a sexually transmitted disease, or you also call them as a sexually transmitted infections। दोनों टर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। So आपके सामने यहाँ पे कुछ नाम देखे रखे हुए हैं, आपके सामने यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे नहीं है, and that is your HIV। So HIV also becomes example of my STD, one of the very well-known STD जो हम स्टडी करते हैं। आपको पहले तो इसमें याद ये रखना है कि STD आपका यहाँ पे जो मैंने जितने यहाँ पे नाम लिखे हुए इनमें से कितने हैं जो आपके क्योर नहीं हो सकते, जिनका कोई क्योर नहीं होता। तो एक तो आपका यहाँ पे हो गया HIV, ठीक है, इसका कोई क्योर नहीं होता। उसके बाद यू विल हैव समथिंग लाइक माई जेनाइटल हर्ब्स, याद रखना, उसके बाद यू विल हैव द जेनाइटल हर्ब्स, एंड देन यू कैन हैव अ हेपेटाइटिस बी। इन तीन को आप साइड में लिख के रख लो कि इन तीनों का कोई क्योर नहीं होता। यू डोंट हैव अ क्योर फॉर देम, यू डोंट गेट टू सी एनी काइंड ऑफ क्योर फॉर दिस थ्री डिसऑर्डर्स, दिस थ्री कंडीशन का आपको यहाँ पे क्योर नहीं होता। जेनेटल हर्ब्स के अंदर आप सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो, बट इफ यू आर गेटिंग अफेक्टेड बाय जेनेटल हर्ब देन यू विल हैव दिस कंडीशन थ्रू आउट द लाइफ। सेम गोस फॉर हेपेटाइटिस बी, सेम गोस फॉर माय HIV। तो याद रखना ये तीनों आपकी कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। These three conditions, HIV, genital herpes and hepatitis B, are not completely curable. That is one thing you have to know. उसके अलावा आप गोनोरिया की बात कर लो, सिफालिस की बात कर लो, आप क्लेमाइडियासिस की बात कर लो, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, ये सारे आपके क्योरेबल होते हैं। इनका अगर आप ट्रीटमेंट चालू करते हो, they are something which can get cured over here. So ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से या इन दोनों में से कौन सी कंडीशन मेरी बैक्टीरिया से हो रही है, फर्स्ट वाली गोनोरी, फर्स्ट वाली गोनोरिया आपकी हो रही है, और सेकंड वाली बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया से हो रही है। बोथ ऑफ देम आर वेरी हैप्पी बिकॉज़ ऑफ द बैक्टीरिया। सो इतना भी आप मालूम रख लेना कि यार कौन सी मेरी बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी मेरे वायरस से हो रही है। इवन दैट इज समथिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर, ठीक है। सो आपको याद करना, सी अंडरस्टैंड वन थिंग, एग्जाम में या कोई भी लाइक नीट के एग्जाम में आपका कोई भी अगर टेस्ट हो रहा है तो कभी आपको ये नहीं पूछेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या है। एक जनरल सिम्टम्स आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जनरल सिम्टम्स आपसे वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो कैन यू टेल मी कपल ऑफ जनरल सिम्टम्स ऑफ द STD? I'll write one of them is going to be itching in the private parts. Along with that, anything else? Fluid discharge. Fluid discharge आपका यहाँ पे एक और सिम्टम हो जाएगा, ठीक है। And slight pain. Slight pain swelling and swelling, right? And you can have a swelling. तो ये आपके रहते बेटा यहाँ पे, these are the general symptoms of my STDs. Itching in the private part, fluid discharge, slight pain and swelling are some of the common symptoms जो आपको मिलेंगे। आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप एक एक डिजीज के सिम्टम्स आप बताओ, याद रखना इस बात को। They are not expecting you like they to tell you all the like symptoms of all the disease, but you have to know the common symptoms over here. तो एक ये चीज है कि कॉमन सिम्टम्स आपके यहाँ पे क्या होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, दैट विच वन ऑफ द बैरियर मेथड कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द STDs. So that is going to be your male condoms, or basically condoms which are going to be protecting the individuals from the STDs. So ये basically STD से prevent करने के लिए use किए जाते हैं या use किए जा सकते हैं। See, ये question पहले भी कई बार आ चुका है, that which contraceptive is known to protect the pregnancy as well as the STDs. So condom has to be the answer over here, which is going to protect you from the STDs. So that is also one thing which should be very much clear to you.
ठीक है, सो इतना याद रखना, कुछ एक्सेप्शन वाली बात है इसमें याद रखना, जेनिटल हर्ब्स, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी ओवर हियर। एंड प्लीज आल्सो रिमेंबर कि आपके यहाँ पे जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रोटेक्शन आपको मिल सकता है, यू कैन प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम द एसटीडीज यूजिंग सच काइंड ऑफ बैरियर्स ओवर हियर, एंड यू हैव टू डू द नेम्स ओवर हियर, यहाँ पे आपको नाम यहाँ पे याद रखना है। नाउ इफ आई हैव टू, अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा पूछूं यहाँ पे, क्या आप मुझे सिर्फ अगर तुम ये बताओगे ना, जीनस भी बताओगे तभी मुझे चलेगा। कैन यू टेल मी द जीनस ऑफ डिजीज सिफाइलस? सिफाइलस कॉजिंग करने वाला जो मेरा पैथोजन है उसका जीनस क्या होता है? ट्रिपेनोमा, ट्रिपेनोमा पैलिडियम इज द नेम ऑफ योर पर्टिकुलर स्पीशीज जो आपका सिफाइलस कॉज करेगी। गोनेरिया का क्या होता है? Neisseria gonorrhea. Thank you so much. Neisseria gonorrhea is going to be your genus of your disease which is going to cause you the gonorrhea. Genital herpes, anyone? Z herpes virus. Z herpes virus, anything else? Anything else? Herpes simplex virus. Herpes simplex virus, right. Herpes simplex virus. बेटा ये सब एक बार देख लेना, कल के टेस्ट के पहले एक चीज काम करना, इन सबके नाम एक बार देख के आना, ठीक है। मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में अगर आ गया तो आपको संभालने आना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर यू रीड ऑल दोस नेम्स। क्लेमिडियासिस अब हम एक यहाँ पे देखेंगे नहीं, बट यू शुड नो ऑल, एटलीस्ट जीनस तो याद रखना, यू हैव टू नो ऑल द जीनस ऑफ दोस काइंड ऑफ डिजीज के जीनस आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नाउ अब इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा? लेट्स हैव अ लुक एट दिस ओवर हियर, व्हाट विल द आंसर ओवर हियर? सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ABCD कौन सी इसके अंदर सारी की सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? अच्छा आप यहाँ पे आंसर कर रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। सो विल हैव गोनोरिया, सिफाइलस एंड जेनिटल हर्प्स। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से कौन सी जो कभी भी क्योर नहीं हो सकती? Genital herpes. ऑलवेज Genital हर्प्स, यस, या कि बिल्कुल यहाँ पे क्योर नहीं हो सकती, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। सो दिस वन, which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? क्या होगा इसका आंसर? D. राइट, जो भी आंसर यहाँ पे डी का आंसर यहाँ पे चार्ट के अंदर, यस दैट्स राइट आंसर, जस्ट गोइंग टू बी ऑप्शन डी, ठीक है। Lemuriasis, gonorrhea and genital warts is something which can be curable with the course of time, with the long term medication it can be cured. Can anyone tell me what will be the consequences अगर ये disease को ठीक नहीं किया गया तो? अगर if there is a STD to a person, क्या वहाँ पे possible consequences वहाँ पे हो सकते हैं? अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे तो दूसरे को भी हो जाएगी। हाँ नहीं ठीक है, got it. So if someone is suffering with STD and if the cure is not been taken, then what can be the possible, और क्या हो सकता है अगर ठीक नहीं किया उस कंडीशन को? इम्यून सिस्टम वीक होगा। Okay, ठीक है, that is something actually HIV, immune system की आप बात करें, anything else? Okay, I'll just tell you one thing over here. There have been a cases of, or there is a chances of my pelvic infection. Pelvic infection यहाँ पे हो सकता है, pelvic region में infection ये हो सकता है. You can find the infection can spread towards your uterus. ये भी आपको देखने के लिए मिला है that अगर आप इसे treat नहीं करते हो, आपकी कई सारी STDs they can reach up to the uterus. That is something which can be seen. You can find it can make your uterus unsuitable for implantation. ये भी देखने के लिए मिलता है अगर आप STD को treat नहीं करते हो तो. That is also something you find happening over here. So yes, you can find number of things happening. You can have an infection, एक common चीज होती है जो आपका like extend होता है, right? आपके genitalia से वो infection आपका extend होगा and it can reach towards your sometime even your uterus and even sometime towards the ovary as well. So it depends on like आपका यही infection कितने time तक आप उसे delay कर उसे ठीक करने से. So that's the thing you find happening in this. Now, यहाँ पे मुझे बस match the following यहाँ पे बताओ, मुझे बस इतना बताओ और unmute करके बताओ. गोनोरिया के सामने क्या आएगा? 1 2 3 4 क्या आएगा? Sir, second option. Second option. सिफाइलस के सामने? Third. ठीक है. Genital warts? Fourth. Human papillomavirus and AIDS is going to be your HIV. अच्छा, HIV और AIDS में फर्क क्या होता है? Anyone?
HIV सर वायरस एक होता है। बीमारी और एक एक HIV करके अपूर्वा वायरस पहले आप है। बता। अच्छा अपूर्वा बता दो पहले, आप फिर दूसरी बच्ची बताएगी। बोलो क्या करें। सर एड्स एक डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और HIV एक वायरस है जो इस डिजीज को कॉज करता है। ओके 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 ऑलराइट ठीक है। एनीथिंग एल्स? एनीवन एल्स? रुशिल, कैन यू टेल मी डिफरेंस इन HIV एंड एड्स? सर मुझे भी यही लगता था कि HIV वायरस है जो एड्स कॉज करता है। ये सही है, उसने उल्टा बोल दिया, उसने बोलिया एड्स वायरस होता है। ठीक है, बाकी आप क्या कहें, HIV इज अ वायरस व्हिच कॉज यू द एड्स, राइट? बट एड्स बोला था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसकी वजह से होता है। सुनो अब मेरी बात, देखो इसमें फर्क क्या है यहाँ पे। HIV is your virus, right? That is going to be your virus which is going to cause you a disease. That's one thing. Now, when you will say, मेरा लाइक अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ इस तरीके से क्वेश्चन, क्योंकि आप कब बोलोगे कि यार ये पर्सन को HIV है, एंड देन यू से दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी हैविंग द एड्स, तो इसमें फर्क क्या है? वायरस से तो कॉज कर रहा है वो, तो उसमें फर्क क्या है उन दोनों चीजों के अंदर? सुनो ध्यान से, सी HIV जो आपका यहाँ पे होता है वो बेसिकली आपका यहाँ पे रहेगा वायरस। अगर किसी का इन्फेक्ट कर रहा है, अगर ये किसी के बॉडी के अंदर जा रहा है बिकॉज ऑफ द योर सेक्सुअल ट्रांसमिशन, देन वी से दैट अ पर्सन इज सफरिंग विद HIV। सो मैं कब बोलूंगा कि पर्सन इज सफरिंग विद HIV? जब उसके अंदर वायरस होगा। अब क्वेश्चन ये है कि उस पर्सन को मैं कब बोलूंगा दैट ही इज सफरिंग विद एड्स? दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सी इफ अ पर्सन गेट्स अ HIV वायरस, अगर पर्सन के अंदर ये वायरस आता है, देन यहाँ पे द पर्सन हैज गॉट इन्फेक्टेड and the person can still have a normal, can still have a long lifespan. उसका अभी भी लाइफ स्पैन लॉन्ग हो सकता है अगर वो सही तरीके से मेडिकेशंस ले और अपना ध्यान रखे। एक चीज याद रखना, जब HIV वायरस आपके बॉडी में आएगा तो क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम यहाँ पे हो लगेगा कॉम्प्रोमाइज। वो आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स को किल करना चालू करेगा। आपका जो वायरस यहाँ पे होगा, आपके इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, इट विल स्टार्ट किलिंग देम। बेसिकली आपके हेल्पर सेल्स जो होते हैं, टी हेल्पर सेल्स, उनको किल करना वहां पे चालू करता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे वापस सुनो ध्यान से। अगर पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को HIV वायरस होता है, देन हम जनरली बोलते हैं ही इज HIV पॉजिटिव। हम ये नहीं बोलते कि उसे एड्स हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैं कब बोलूंगा दैट ही इज सफरिंग विद एड्स? तो ये चीज याद रखना, इफ अ पर्सन इज सफरिंग विद HIV, अगर किसी को HIV हुआ है, उसके साथ साथ अगर उसको होने लगती है अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज, ये बात याद रखना, पर्सन सफरिंग विद HIV स्टार्ट्स गेटिंग अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज, तब मैं बोलूंगा दैट इंडिविजुअल इज सफरिंग विद योर एड्स। तब मैं बोलता हूं दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी सफरिंग विद द एड्स। ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखो। एक बात समझो ध्यान से, किसी को अगर HIV होता है ना, ही कैन हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन बाय टेकिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मेडिकेशन, और अपना ध्यान रखें। मैंने आपको एक चीज बताया, अगर HIV होता है किसी को तो उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा हो जाता है वीक। अब जब इंसान का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो उसको अपना ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे बंदे को या ऐसे पर्सन को अगर दूसरी डिजीज होने लगती है, लाइक योर ट्यूबरक्लोसिस, लाइक योर निमोनिया, अगर ये मल्टीपल टाइम्स होने लगता है, या इफ ही स्टार्ट्स गेटिंग समथिंग लाइक माय कपोसी कैंसर, कपोसी सार्कोमा, दैट्स वन काइंड ऑफ कैंसर। जब ऐसी कंडीशंस होने लगती है जो नॉर्मली एक इंडिविजुअल को नहीं होती, एक अच्छी हेल्दी इम्यून सिस्टम वाले इंडिविजुअल को एकदम इजीली नहीं होती, तो अगर जब ऐसी डिजीज तुम्हें दिखने लगती है एक पर्सन के अंदर, तब तुम बोलोगे दैट दिस पर्सन इज सफरिंग विद एड्स। और जब उसको टैग मिलता है दैट दिस पर्सन इज सफरिंग विद एड्स, वो कंडीशन ऐसी होती है कि उसके बाद जनरली आपका लाइफ स्पैन 1 से 1.5 साल तक ही रहता है। आफ्टर दैट यू डोंट फाइंड दैट पर्सन रिवाइविंग इटसेल्फ बैक। तो ये फर्क आप हमेशा रखना, दैट यू कैन हैव पीपल सफरिंग विद HIV एंड दे कैन स्टिल हैव अ प्रोलॉन्ग लाइफ अगर वो अपना ध्यान रखते हैं तो। बट अगर ऐसे लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो एक नॉर्मल सर्दी खांसी आपकी ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइक योर इम्यून सिस्टम बिकम सो वीक कि कोई ना कोई पैथोजन अंदर आके रहना चालू करता है और आपकी बॉडी को एक्सप्लॉइट करता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको दिख रहा है दैट अ पर्सन विद HIV इज गेटिंग ऑल दोस डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया और सम काइंड ऑफ कैंसर, तब तुम बोलोगे that individual is suffering with AIDS. तब तुम वो टर्म यूज करते हो that this individual is suffering with AIDS, right? And that's the last thing. एक बार आपने किसी को टैग कर दिया that he is suffering with AIDS, then generally आपका लाइफ स्पैन 1 साल से 1.5 साल तक ही रहता है, उसके बियॉन्ड नहीं होता, right? So that's an extreme case over there. पता चला सबको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. याद रखना HIV AIDS में यहाँ पे क्या फर्क रहा है, that is something you have to know. ठीक है? Now, after this, which of the following is not a sexually transmitted disease? Encephalitis.
एंसेफेलाइटिस, ठीक है। और कोई जानता है क्या होता होगा? एनीवन कैन टेल मी व्हाट मस्ट बी हैपनिंग ओवर हियर? मैं आपको हिंट देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ सेफेल करके, कुछ लैटिन में इसका मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है क्या? एनीवन? सेफेल, थोड़ा और हिंट देता हूँ। सेफेलोपोडा सुना होगा, सेफेलोपोडा, एनिमल किंगडम के अंदर। सेफेल मतलब हेड, सेफेल मतलब या सेफेलो मतलब हेड होता है, राइट? एंसेफेलाइटिस मतलब आपका योर इन्फ्लेमेशन हैपनिंग इन द पार्ट ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एसटीडी। एसटीडी आपका नहीं है, बाकी दिनों आपके यहाँ पे एसटीडी है, ठीक है? तो एसटीडी को लेकर इतना याद रख लेना दैट कौन सी एसटीडी आपकी क्योरेबल होती है, कौन सी आपकी क्योरेबल नहीं होती। प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन एचआईवी एंड द एड्स। याद रखना दैट कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर एक्चुअली प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम द एसटीडी, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। एंड याद रखना कि कौन सा जो मेरा यहाँ पे एसटीडी है उसका जो पैथोजन है उसका जीनस याद रखना। जीनस एंड स्पीशीज दोनों याद रखते तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट नो द जीनस ऑफ द स्पीशीज so that you are able to come up with the right answer, ठीक है? So इतना आपको याद रखना है एसटीडी के अंदर, और जो ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इट्स लाइक वेरी सिंपल थिंग। जनरल सिम्टम्स आपको याद रखने, सारों के सबके आपको अलग अलग सिम्टम्स आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, दैट इज ओनली थिंग यू हैव टू नो। नाउ आफ्टर दिस लेट्स क्विकली टॉक अबाउट माय इनफर्टिलिटी। Now infertility is something which can be seen happening in both males and females, दोनों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें they are not able to either make the gametes or not able to get conceived, right? So that is going to be called as my infertility, which can happen because of multiple reasons. आप मुझे 2-3 रीजन बता दो ताकि हम फटाफट आगे बढ़ सके। Can you tell me a couple of reasons for infertility in the human beings? लो स्पर्म का कंटेंट कम हो, ठीक है, एक आपका हो गया यहाँ पे लो स्पर्म काउंट, ठीक है, दैट्स इन मेल। फिर मैंने एक अल्कोहलिज्म यहाँ पे लिखा है, वो एक रीजन होता है। एनीथिंग एल्स? Sperm disease, बोलो बोलो। sperm motility. ओके राइट, यू डोंट हैव अ स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है ठीक है, ये तूने 3 बता दिए मुझे। लाइक लेट्स से इन टर्म्स ऑफ बॉयज यू हैव टेल मी कपल ऑफ थिंग्स ओवर देयर। लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या बता सकते हो यहाँ पे? Surrogacy. formation कॉन्जेनिटल डिजीजेस, किसी वजह से ओवम न बनता हो। ठीक है, आई वुड से नो ओव्यूलेशन, yes यस sir. सर, ओव्यूलेशन इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। एक चीज मैं बोल सकता हूँ, यू हैव अ अनसुटेबल यूट्रस, यस you have सर, a unsuitable uterus for implantation, right? ठीक है, anything else? ड्रग्स, Okay, drugs, इस दोनों में कॉमन आएगा, ड्रग्स कैन मेक समवन इम्पोर्टेंट, ओके ठीक है, ऑलराइट। सो यू नो दैट, psychological factors. हाँ बेटा बोलो 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 बोलो, ठीक है। So you will find you have multiple reasons which can cause a person infertile. अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसका जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है इनफर्टिलिटी का, उसको क्या होता है यहाँ पे। So you have a assisted reproductive technology जो हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो का मतलब क्या होता है, सब लोग अनम्यूट करके बता दो। नहीं सर आउटसाइड द बॉडी, और इन वीवो होता है इनसाइड द बॉडी। हाँ राइट, इन विवो होता है इनसाइड बॉडी, इन विट्रो होता है आउटसाइड द बॉडी। Yes, sir. सर आपने इन वीवो पूछा था, इन विट्रो पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे। पूछा आपने? Sir, outside the body. इन विट्रो तुम लोग आंसर अलग दोगे और फिर बाद में मेरा ही क्वेश्चन बदल दोगे कि सर आपने पूछा क्या था, आउटसाइड द बॉडी। Sir, दैट आपने in vitro पूछा था? इन विट्रो ही पूछा था मैंने, इन विट्रो ही पूछा था। आउट हाँ ठीक Sir, है, मैं outside the body पूछा था। outside the body, and that is something like you are doing in the lab condition आप ऐसे कर रहे हो, in the test tube, in the petri dish, you can do that. In vivo मतलब inside the body, so that is something you know, popularly known as your test tube baby program भी इसको हम कहा जाता है, and something is going to be always going to be expensive. Now यहाँ पे इन टर्म्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। You have a zygote intra-fallopian transfer, so let's see what do you mean by zygote intra-fallopian transfer. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, that up to your 8 blastomere stage, up to your 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, इतने स्टेज तक का जो आपका एम्ब्रियो रहेगा उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो इनटू द फेलोपियन ट्यूब। अब मैंने तो ये डायरेक्टली बता दिया कि यार ये फेलोपियन ट्यूब में आप ट्रांसफर कर रहे हो। अगर आप पूछो कि यार ये ब्लास्टोमियर आया कहाँ से, तो याद रखना यहाँ पे हम करते हैं हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हियर वी डू द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स लैब के अंदर हम क्या करेंगे, हम हमारा एग लेंगे, हमारा स्पर्म लेंगे और उसे कराएंगे फ्यूज।
तो याद रखना कि हम लैब में हमारा स्पर्म लाते हैं, राइट, हमारे यहाँ पे एग लाते हैं, फीमेल एग लाते हैं, एंड वी मेक देम फ्यूज एंड वी मेक द जायगोट, राइट। अब ये जायगोट 8 ब्लास्टोमेर स्टेज तक आपको डालना है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, राइट। इसके आगे चला गया देन आप उसे फेलोपियन ट्यूब में रिलीज नहीं कर सकते। सो ये चीज याद रखना दैट आपका जब जायगोट बनता है वो डिवाइड करना चालू करेगा। सो इधर अर्ली जायगोट 8 ब्लास्टोमेर तक या उसके पहले उतने स्टेज के जायगोट को आपको रिलीज करना है इनटू द फेलोपियन ट्यूब। जब उसे आप वहां पे रिलीज कर दोगे देन इट विल जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग, वो आगे बढ़ेगा एंड देन अपने आप से यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब ये इसमें सबसे पहले ये चीज करेंगे हम लोग और फिर हम ये एम्ब्रियो को रिलीज करेंगे हमारे फेलोपियन ट्यूब के अंदर। याद रखना नाम से पता चल जाए इसको हम रिलीज करें फेलोपियन ट्यूब के अंदर। सो दिस इज माय जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अगर आपका ब्लास्टोमियर 8 सेल स्टेज से आगे निकल जाता है तो आप उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं कर सकते, देन यू हैव टू ट्रांसफर देम इनटू द यूट्रस। हाँ जी, और उसे हम यहाँ बोलते हैं हमारे यहाँ पे इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। सो अगर आपका ब्लास्टोमियर यहाँ पे होता है, आपका जो यहाँ पे जायगोट होता है, इट हैज गॉन बियॉन्ड लाइक 8 ब्लास्टोमियर स्टेज से आगे निकल चुका है वो, तो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज एंड मोर, अगर इस स्टेज से आगे निकल चुका है वो, देन यू कैन नॉट ट्रांसफर देम इनटू द फेलोपियन ट्यूब। देन बेटर यहाँ पे ये है कि इसको आप रिलीज करो इनटू योर यूट्रस। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, दैट फर्टिलाइजेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि जब आप इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर करा रहे हो तो आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, देन आपका आंसर क्या होगा, इट इज हैपनिंग इन विट्रो। जो भी आपका हो रहा है यहाँ पे वो आपको बॉडी के बाहर ही हो रहा है। देखो फर्टिलाइजेशन तो हम बाहर ही करा रहे हैं बॉडी के, हम बस हमारे जायगोट को रिलीज कर रहे हैं इधर इन द फेलोपियन ट्यूब और इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा ये आपका हमेशा हैपनिंग इनसाइड द इन विट्रो कंडीशन में ही आपका ही होगा। इट विल ऑलवेज हैपन इन द इन विट्रो कंडीशन। सो इन विट्रो के अंदर ही आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, चाहे वो आपका इसमें हो और यू फाइंड दैट हैपनिंग इन द जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। दोनों में फर्क इतना है कि 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक आप छोड़ सकते हो फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और अगर वो जाता है बियॉन्ड 8 ब्लास्टोमियर स्टेज देन यू विल फाइंड दैट इट हैज टू बी रिलीज इन द यूट्रस, यू कैन नॉट रिलीज देम इनटू द फेलोपियन ट्यूब। तो ये हो गया आपका यहाँ पे इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। देन यू हैव गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। आप मुझे ये बताओ कि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कौन से पेशेंट के लिए सुटेबल है? नॉर्मल Sir, हेल्थी फीमेल बोलिए किस टाइप के इंडिविजुअल के लिए ये कंडीशन सुटेबल है, कैसे लोगों को ये कंडीशन के लिए दे जाना चाहिए? हाँ, विच सर जिनके कर सकते हैं। सब लोग एक साथ बोलेंगे, सब लोग जब पूछेंगे तब सब लोग एक साथ बोलेंगे। एक कोई बताओ, हाँ बेटा बताओ, अपनी क्या बताओ। The female who cannot produce an ovum. राइट, फीमेल जो आपके यहाँ पे ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, फीमेल जो कैनॉट प्रोड्यूस द ओवा, राइट, कैन गो फॉर दिस गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, बेसिकली आप यहाँ पे दोनों गैमेट इकट्ठा कर रहे हो। आप यहाँ पे अपना स्पर्म भी यहाँ पे इकट्ठा करोगे फ्रॉम द हेल्दी डोनर और द पेरेंट, एंड यू विल आल्सो कलेक्ट योर व्हाट यू कॉल्ड एज द ओवा। आप अपना सेकेंडरी ओसाइट भी आप यहाँ पे अपना इकट्ठा करते हो। अब हम करते क्या है, इन दोनों गैमेट्स को हम लेते हैं एंड यूजिंग द पॉलीथीन कैथेरेटर इनको रिलीज करते हैं हमारे फेलोपियन ट्यूब के अंदर। सो बेसिकली हमारे गैमेट्स को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे, विल कलेक्ट द गैमेट्स ओवर हियर। सो इनको एक अच्छे अमाउंट में आप इन गैमेट्स को इकट्ठा करते हो, ओके, कलेक्ट देम इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट एंड देन यू रिलीज देम इनटू द फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे आप उन्हें रिलीज करोगे आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब क्योंकि मेरे यहाँ पे गैमेट में रिलीज कर रहा हूँ फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो यहाँ पे मेरा फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, बॉडी के बाहर है बॉडी के अंदर? बॉडी के अंदर वीवो फर्टिलाइजेशन। हाँ जी, ये मेरा जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है दैट इज हैपनिंग बॉडी के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी योर इन विवो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मुझे मिलेगा, यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, ये बॉडी के बाहर आपका नहीं होने वाला। तो यहाँ पे व्हाट यू गेट टू सी दैट द zygote is formed inside the body and then you will find it will get itself implanted in the uterus। एक चीज याद रखना। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो लाइट अनम्यूट करके पूछ सकता है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी टू टेल यू, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है। एक चीज यहाँ पे याद रखना कि अगर देयर इज अ फीमेल, उसका यूट्रस सुटेबल नहीं है इम्प्लांटेशन के लिए, तो क्या मैं GIFT करा सकता हूँ उसके साथ? नो सर। No, sir. नहीं करा सकते, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन अगर हो भी रहा है सक्सेसफुली देन ऑल्सो मेरा जो इम्प्लांटेशन है वो होगा नहीं वहां पे, सो आई कैन नॉट गो फॉर दैट। सो इन दैट केस मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, अगर एक लेडी है उसका
uterus is not suitable for implantation, then what she have to go for? What the doctor is going to suggest that kind of person? ये तो यार सोचो थोड़ा डॉक्टर के तरीके से तुम सोचो. ये इमेजिन यू हैव अ पेशेंट इन फ्रंट ऑफ यू. आप repeat, क्या बोलते हो? बोलो. क्वेश्चन रिपीट सर करना क्वेश्चन है. रिपीट क्वेश्चन ऐसा है, सुनो ध्यान से. राइट, you get your patient, you get to realize that that particular girl has like she's fertile, but उसका जो uterus है, it is not suitable for implantation. Then what is the other option over here you can give? अडॉप्शन जिसने भी आंसर दिया अच्छा आंसर था. उसके अलावा एनीथिंग एल्स? दैट्स अ वेरी गुड आंसर. उसके बेबी को किसी और फीमेल में इम्प्लांट कर देंगे. हाँ, तो उसके लिए एक टर्म होता है आपका सरोगेसी. सरोगेसी. ठीक है. For that you have this term known as surrogacy. Then that lady can only have option of surrogacy. Okay. Yes, Right. sir. Okay, now you have intracytoplasmic sperm injection. Now this is something again you have to see. Intracytoplasmic sperm injection आप यहाँ पे करते क्या हो basically? Okay, I don't have a space over here. Let me explain you somewhere over here only. अब intracytoplasmic sperm injection हम यहाँ पे क्या करते हैं और I will tell you over here only. So अब यहाँ पे करते हैं, you collect the ova, you collect the secondary oocyte. ठीक है, लैब में से कलेक्ट करते हो आप, मतलब बॉडी में से लेके आते हो, कलेक्ट करते हो, लैब में लाते हो. एंड देन उस ओवा के अंदर यू विल पेनिट्रेट द स्पर्म हेड. आप अपना स्पर्म हेड लाओगे यहाँ पे, लाइक, और यू विल ब्रिंग योर स्पर्म, और उसको आप पेनिट्रेट कराओगे. लाइक आप इसे पंचर करते हो, बेसिकली यू पंचर दिस oocyte, और उसे पंचर करने के बाद आपका जो यहाँ पे जो एग होगा, यहाँ पे जो आपका जो स्पर्म होगा, दैट हैज टू बी ब्रॉट इनसाइड द एग. तो ये सब आप कर रहे हो. ऑब्वियसली दिस इज ऑल डन इनसाइड आउटसाइड द बॉडी. There is also something happening outside the body in the lab condition. तो आप देखो यहाँ पे आप एक ओवा लेके आते हो, राइट. आप अपना एक स्पर्म कलेक्ट करते हो, एक सिंगल स्पर्म आप लेते हो. अब सिंगल स्पर्म आप लेते हो एंड देन आप ओवा को पंचर करते हो और सिंगल स्पर्म को आप वहां पे अंदर पहुंचाते हो. यू लेट दैट स्पर्म एंटर इनसाइड. अब जब ये करा जाता है तो इसमें सक्सेस रेट काफी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें आपने सिंगल स्पर्म को लिया और आप उसे खुद फर्टिलाइज करा रहे हो. यू आर एक्चुअली फोर्सिंग दैट स्पर्म टू अंडरटेक द फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे जो सक्सेस रेट होता है फर्टिलाइजेशन का, यहाँ पे काफी अच्छा रहता है. ठीक है. अब ये आपने यहाँ पे कर लिया, आपने यहाँ पे इसे सक्सेसफुली कर लिया. अब आपका क्या मिलेगा? यू विल गेट टू सी अ ज़ायगोट ओवर हियर. आपका यहाँ पे ज़ायगोट बन जाएगा कुछ टाइम के अंदर, राइट. अब जब आपका यहाँ पे ज़ायगोट बन चुका है, नाउ व्हाट यू विल डू ओवर हियर, नाउ यू विल ब्रिंग देम बैक इनटू द योर फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी. अब अगर मेरा ज़ायगोट 16 सेल स्टेज के ऊपर है तो उसे मैं कहाँ रिलीज करूंगा? यूट्रस. राइट, यूट्रस में. वेरी गुड, राइट. और अगर वो मेरा है 32 सेल स्टेज के ऊपर तो मैं उसे कहाँ रिलीज करूंगा? यूट्रस में से यूट्रस ही रहेगा आंसर. एनीथिंग अबव 8 इज गोइंग टू बी यूट्रस. ठीक है. Yes, sir. We have 4 cell stage, then you can release them into the fallopian tube. तो याद रखना इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के अंदर it is going to be happening in vitro fertilization आपके यहाँ पे हो रहा है. बॉडी के बाहर आप फर्टिलाइजेशन यहाँ पे करा रहे हो. ठीक है. एंड देन यू आर रिलीजिंग द ज़ायगोट बैक इनटू द फीमेल बॉडी. उसको आप वहाँ पे रिलीज कर रहे हो. तो याद रखना ये फर्टिलाइजेशन के सक्सेस रेट यहाँ पे काफी अच्छे रहते हैं, बट ओवरऑल जो सक्सेस रेट यहाँ पे मिलता है आपको वो आपका अराउंड रहेगा 25 to 30% यहाँ पे रहेगा ओवरऑल. मतलब प्रेगनेंसी की सक्सेस रेट यहाँ पे इतनी रहती है. सो वो सब के अंदर ही उतना नंबर ही रहता है. वैसे देखा जाए तो सब के अंदर ही नंबर उतना ही आपको वैल्यू मिलेगा. तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन किस कंडीशन में कराया जा सकता है? एक हो सकता है व्हेन यू हैव अ वेरी लो स्पर्म काउंट, वो टाइम पे भी आप ये कई बार कर सकते हो. सम टाइम व्हाट हैपेंस कि स्पर्म काउंट नॉर्मल है, स्पर्म को लेके कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो oocyte है उसका जो आउटर लेयर होती है ज़ोना पेलुसिडा, राइट, दैट इज वेरी हार्ड. Sometimes you can find that kind of condition that for some reason the zona pellucida of the secondary oocyte is quite hard. और आपको पता चलता है कि वो इतनी हार्ड होती है कि एक नॉर्मल स्पर्म उसे लाइक फ्यूज करके उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा. तो उस कंडीशन के अंदर भी यू कैन गो फॉर दिस ICSI. ठीक है. उस कंडीशन में यू आप लाइक पंचर करते हो आप उस पेलुसिडा को एंड देन यू अलाउ द स्पर्म टू एंटर इनसाइड द ओवा. सो दिस इज समथिंग आल्सो व्हिच कैन बी डन एज अ कंडीशन फॉर माय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर ही आपका आ जाएगा, जो आप ये कर सकते हो. So ये आपका हो गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. एंड देन यू हैव योर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. अब जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, ये जनरली आप उस कंडीशन में करते हो व्हेन अ मेल इज गोइंग टू हैव अ लो स्पर्म काउंट. व्हेन अ मेल इज गोइंग टू हैव अ लो स्पर्म काउंट, ये एक कॉमन रीजन यहाँ पे होता है. अगर लो स्पर्म काउंट रहता है किसी इंडिविजुअल का तो वो टाइम पे दे गो फॉर दिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट. समटाइम यू कैन ऑल्सो हैव कि अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम हो, या motility is going to be less,
वो नॉर्मली अपने गैमेट्स को नहीं पहुंच पा रहे गैमेट्स आपके फेलोपियन ट्यूब तक। तो अगर वो कंडीशन होती है किसी एक इंडिविजुअल के अंदर, इवन देन यू कैन हैव गो फॉर एआई। या कई बार ऐसा भी होता है दैट the individual is not able to deposit the sperm into the vaginal tract, so even in that case you can go for the AI। तो AI में आप करते क्या हो, you collect the sperm and now these sperms can be released into the either vaginal tract Or into the uterus. or into the uterus It depends कि आपकी कंडीशन यहाँ पे क्या है। अगर डॉक्टर को लग रहा है कि अच्छा उसकी मोटिलिटी तो स्पर्म्स की काफी अच्छी है, then you generally release them into the your vaginal tract। बट अगर वो जाके उसकी मोटिलिटी कम है and likelihood काफी कम है कि वो वहां तक पहुंचेगा, then they release them into the uterus। So it depends on which kind of condition they are talking about। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे उसको रिस्पेक्टिव जगह पे आप उसे रिलीज कर दोगे एंड देन वहां पे जाके इट विल पॉसिबली फर्टिलाइज। तो यहाँ पे मेरा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है मेरा बॉडी के अंदर। सो दैट ऑल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई इन vivo fertilization। ठीक है, तो ये this is something you know, so let's not waste time on this is something you are familiar with। इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन मतलब सिंपल इसका मतलब ये है कि आप रिलीज कर रहे हो आपके स्पर्म्स को इनटू द यूट्रस। अगर आप स्पर्म को लेकर दैट्स इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। सो फटाफट इसका आंसर यहाँ पे करते हैं। 39 का यहाँ पे आंसर क्या होगा, जल्दी चैट में आंसर करो इसे। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 39? बताइए, देखिए यहाँ पे और इसे जल्दी आंसर करिए, आगे बढ़ते हैं। सही है, जो लोग भी यहाँ पे ऑप्शन ए पे यहाँ पे टिक कर रहे हैं उन सबका आंसर यहाँ पे सही है, राइट। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना, दैट्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ अ ओवम इन द लैबोरेटरी। कौन से स्टेज पे आप रिलीज करोगे यूट्रस के अंदर? बताइए कौन जल्दी इसका आंसर करेगा। मतलब प्रीति हैज आंसर्ड दिस, प्रीति, रिया एंड एवरीवन हैज आंसर्ड दिस। यस, मोरुला। मोरुला बेसिकली आपका चला जाता है बियॉन्ड 8 लास्ट में स्टेज के ऊपर होगा, 8 to 16। हाँ, 8 to 16 स्टेज में जहाँ पता है दैट्स अ मोरिला। तो उस स्टेज के ऊपर अगर आपका ज़ायगोट बन चुका है देन आपको उसे यूट्रस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिलीज देम इनटू द fallopian tube। सो दैट्स योर ऑप्शन सी। द टेक्निक गैमेट इंट्रा-fallopian ट्रांसफर इज रिकमेंडेड टू फॉर दोस फीमेल। और आंसर क्या होगा इसके अंदर? ABCD, राइट। रिया, पायल, लेखराज, अंजू, दीक्षा। Yes, you will find the answer over here is my who cannot produce ovum. The girl who cannot produce ovum, they have to go for this gamete intra-fallopian transfer. Embryo with more than 16 blastomer stage, इसको हम रिलीज करेंगे अगेन। इसका आंसर आपका यहाँ पे आएगा राइट, Uterus। इट इज गोइंग टू बी यूट्रस। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है, तो संभाल लेना जब ये क्वेश्चन था। Population, civilization, and birth control. So you have some natural method, you have a periodic absentia, you have a withdrawal, you have a lactational amenorrhea. So periodic absentia में आपको याद यहाँ पे ये रखना है that यहाँ पे you avoid the sexual intercourse from the day 10th to day 17th. So 10 से लेके 17 day, ये जो आपका जो टाइम फ्रेम होता है इसके अंदर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ पे अवॉइड करते हो, because this is a time frame where it is a very likely chance that ovulation will happen and you might find the oocyte will fuse with the egg. So one can undertake sexual intercourse, but they have to avoid from day 10 to day 17 of the menstrual cycle का जो 28 days का जो आपका cycle होता है, उसके अंदर day 10 से लेकर day 17 तक आपका period जो होता है उसे हम कहते हैं it's a fertile period. There is a likely chance that the girl might get conceived. So this is a time where you have to avoid the sexual intercourse. So that's going to be one thing. Withdrawal के अंदर आपका ये आएगा that the male is going to withdraw the penis right before the ejaculation. That is called withdrawal or coitus interruptus. So male is going to withdraw the penis right before the your ejaculation. So that's going to be one thing. हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे हो आप? ठीक है। Then you have a lactational amenorrhea. अब इसमें आपका यहाँ पे क्या आता है? That you will find after the birth of the child for the next 6 months. There won't be any case of ovulation, so you don't get to see ovulation happening for next 6 months. So ovulation आपका यहाँ पे होता है on a break. So ovulation is on a break, or basically ovulation is not happening. So it's going to be absent. Can anyone tell me ऐसा क्यों होता है during the period of those 6 months? Why the ovulation is not happening? So breastfeeding the child.
ठीक है. सो आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे हो रही है, दैट मींस जब आपका यहाँ पे जो मिल्क फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, मिल्क फॉर्मेशन के लिए आपका कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है? प्रोलैक्टिन बिल्कुल सही, प्रोलैक्टिन. सो ये जो प्रोलैक्टिन होता है यही आपका सप्रेस करता है. दैट इज समथिंग विच विल टू सप्रेस द ओव्यूलेशन. एंड इसका आपको एक अच्छा अमाउंट आपको मिलता है. For 6 months you get to see a good amount. So during the period of 6 months you cannot find the girl getting conceived during the sexual intercourse. So these are the natural methods. Barrier methods are something you are familiar with. So condoms are something you are familiar with. They also protect you from the STD along with protecting the unwanted pregnancy. Diaphragm, cervical caps and walls. ये जो आपके होते हैं, these are used by the females. Okay, and they are made up of your rubber. That's one thing I want to tell you. Second thing you have to know, they are reusable. They are going to be reusable. Okay, so this is not something which can be like, this is something which can be used multiple times. Now diaphragm, cervical caps are something which have been inserted into the cervical region. ये आपके cervical region में इनको insert किया जाता है, and they don't allow the sperm to reach to the fallopian tube. So they create a barrier over there. So basically हमारे सारे example हैं मेरे physical barrier के. They form the physical barrier. So they don't allow the sperm to reach towards the fallopian tube. Same thing done by the vault. Vault को लेकिन हम insert करते हैं inside the vagina. Okay, and so this is one thing you have to know. एक चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि कई बार the doctor will recommend कि इनके साथ साथ you should also use some of the spermicidal creams and jellies. So very often to increase the efficiency of this barrier, आप इसके साथ साथ आप इन्हें भी use करते हो. You use some spermicidal creams, jellies and foams. जब इनको use किया जाता है, then उससे आपकी जो sperm की जो motility होती है वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाती है. So that is something it is also been used along with the diaphragm, cervical caps and walls. So ये है मेरा example of my barrier method, something you are all familiar with. हाँ, ये याद रखना, इसके और बेस क्वेश्चन आपके काफी आते हैं. इंट्रा-यूट्रिन डिवाइसेस. और एक याद रखना, ये इंडिया में सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है. इंडिया में आज की डेट में अगर कोई पूछे कि सबसे वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होता है, then the answer should be your IUD. IUD is going to be the widely accepted contraceptive throughout the country. ठीक है. इसमें आपके कुछ कैटेगरीज हैं. नॉन मेडिकेटेड IUDs like लिपी लूप्स, ये एग्जांपल वो लोग पूछते हैं, आगे पहले भी जाता आगे भी आ सकता है. CUT, CO7, Multilode 375 are my copper releasing IUD. And then you have a hormone releasing IUD like Progesterone and my LNG20. आप मुझे बताइए कि कॉपर रिलीजिंग आईओडी कैसे काम करता है? हाउ दिस इज गोइंग टू अवॉइड द प्रेगनेंसी? स्पर्म की बिल्कुल सही. जितने भी लोग आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही आपका आंसर. इट इज गोइंग टू रिड्यूस द स्पर्म मोटिलिटी. ये आपका स्पर्म मोटिलिटी को रिड्यूस करेगा. इट्स गोइंग टू रिड्यूस द स्पर्म मोटिलिटी. राइट, ये एक मेन टर्म आपका है ना, गोइंग टू रिड्यूस द स्पर्म मोटिलिटी. दैट इज द वन थिंग यू हैव टू नो. उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी वहां पे आपकी हो जाती है कम. That is done by my copper releasing IUD. Hormone releasing IUD क्या करते हैं? For progesterone. हाँ, ये करते क्या, मतलब फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं बताया? How the pregnancy is avoided? इम्प्लांटेशन को अवॉइड. Make uterus unsuitable for implantation. हाँ जी, बिल्कुल सही. Make the uterus unsuitable for implantation. इसके अलावा एक और चीज याद रख लेना. इसके अलावा दे दो वन मोर थिंग. जो सर्वाइकल म्यूकस होता है. हाँ जा बेटा, बोलो आप बोलो. Sperm phagocytosis. हाँ, they are going to promote the sperm phagocytosis. एक और चीज याद रखना है यहाँ पे. सेकंड चीज जो मेन याद रखना वो ये है, it is going to make the cervical mucus like unfavorable for the sperm, right? So basically cervical mucus होता है, वहां पे हो जाता है thick. So आपका sperm, अगर cervical mucus आपका thick हो जाता है, अगर वो hostile हो जाता है, then also you don't find the sperm reaching towards the fallopian tube. So that is also one thing you have to know. कि cervical mucus आपका यहाँ पे आपका thick हो जाएगा या hostile हो जाएगा for the sperms. So ये दो चीजें आपके यहाँ पे जिससे आपका phagocytosis sperm का भी यहाँ पे हो जाता है. So this is something you will find happening because of the hormone releasing IUDs. याद रखना, IUDs are widely accepted throughout the countries. और ये नाम आपको याद रखना and you have to read about them. Then you have, ये already हम लोग देखिए यहाँ पे, make uterus implantation and cervical hostile to the sperm. Pills like, okay, अब हम बात करते हैं oral pills की. Oral pills की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, then oral pills के अंदर usually आपको क्या देखने के लिए मिलता है? Which are the hormones you get to see in the oral pills? Progesterone. Progesterone and Estrogen combination.
हाँ, कॉम्बिनेशन होता है कुछ आपके ओरल पिल्स होते हैं जिसमें से आपको सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा और कुछ होते हैं जिनके अंदर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि कलेक्टिवली इनका काम कैसा होता है, हाउ डू दे अवॉइड प्रेगनेंसी? हार्मोनल लेवल को एडजस्ट करते हैं। हाँ, हार्मोन के लेवल का आपको लाइक वो अपसाइड डाउन कर देंगे, तो बेसिकली दे विल अवॉइड द ओव्यूलेशन, राइट? सो oral pills are generally known to avoid the ovulation and they're going to avoid the implantation as well. So they are also going to have an impact on the quality of cervical mucus, which is going to retard the entry of the sperm. आपको ये collectively याद रखना है कि oral pills का generally काम ये होता है that they're going to avoid the ovulation. Okay, that is one thing you have to know, and that is something happening because of the kind of hormones over here. So in hormones they're going to avoid the ovulation over there. That is something you have to know very clearly. कि oral pills का ये काम होता है, ovulation avoid करते हैं, and उसके साथ साथ they will also avoid the implantation by making the uterus slightly unsuitable for the any kind of your zygote getting implanted over there. Cervical mucus याद रखना, ये आपका इसका काम और इसका काम जो यहाँ पे है आईओडी जो आपका हार्मोन रिलीज कर रहा है उनके काम काफी हद तक यहाँ पे सेम हो जाते हैं, ठीक है? सो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग यू कैन नो ओवर हियर. अब एक आपका ओरल पिल होता है जो आपका लखनऊ में बनाया गया था, उसका नाम क्या होता है? सहेली. उसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरॉन. बाबा, इट्स अ नॉन स्टेरॉइडल हार्मोन है, इट्स अ नॉन स्टेरॉइडल पिल, ठीक है? इसमें से नहीं आ रहा कोई हार्मोन, राइट? So there is a new oral contraceptive which is very non-steroidal. इसमें से आपको कोई हार्मोन नहीं आ रहा, but again going to have a same role in ensuring that evolution यहाँ पे होगा नहीं and आपका cervical mucus हो जाएगा hostile. So same thing, but it is not a steroidal hormone. So that is one thing you have to know. तो इसमें जो लोग combination जो लोग यहाँ पे use करते हैं, that's a different combination, but it's not a steroidal combination. सहेली के अंदर जो मिलता है वो, ठीक है? Implant under the skin. कुछ आपके स्मॉल इम्प्लांट्स आप करा सकते हो स्किन के अंदर जो आपके 5 साल तक आपके काम करते हैं, which works for 5 years. And what this implant do? They release the progesterone in a small amount on the regular basis. They release progesterone in small amount on regular basis. So जब आप ये इम्प्लांट कराते हो स्किन के अंदर, so इसका फायदा क्या होता है that यहाँ पे आपको ओरल पिल्स लेनी नहीं पड़ती और आपका काम तो वहाँ पे सेम ही रहेगा. ये इम्प्लांट क्योंकि आपके हार्मोन यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपका ओवुलेशन यहाँ पे होगा नहीं और आपका सर्वाइकल म्यूकस आपका यहाँ पे जो रहेगा वो आपका हॉस्टाइल हो जाएगा आपके स्पर्म्स के लिए. तो इम्प्लांट अंडर द स्किन विल आल्सो हैव द सेम इम्पैक्ट. अब एक क्वेश्चन इतना तो कोई कभी आपको पूछेगा नहीं, बट इतना रखना कि कई बार क्या होता है ओरल पिल्स के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं कुछ लोगों को लेके. सम पीपल कैन हैव अ साइड इफेक्ट ऑफ द ओरल पिल्स. ओरल पिल्स का एक साइड इफेक्ट या ओरल पिल्स मैं ये कह सकता हूँ कि उनको रेकमेंड नहीं की जाती जिनको ब्लड क्लॉटिंग को लेके कोई डिसऑर्डर हो या पास्ट में कोई उन्हें कोई ऐसी कंडीशन रही हो. इवन पीपल विद हाइपरटेंशन आर नॉट यूजुअली रेकमेंडेड विद द ओरल पिल्स. दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन सीन. तो ऐसे लोगों को जनरली इम्प्लांट सजेस्ट किया जाता है, नॉट द ओरल पिल्स ओवर हियर. सो दैट इज वन थिंग. बट याद रखना इम्प्लांट्स को आप स्किन के अंदर लगाते हो व्हिच विल वर्क फॉर रफली फॉर 5 years. And they're like very small structures and they don't affect the body overall. And हाँ, वो लोग भी आपके यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे रिलीज करेंगे. So that is one thing you have to know. ये पिक्चर बड़ी सिंपल है. पिक्चर देख के पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है. This is a picture of what? लेफ्ट साइड वाली पिक्चर किस चीज की है? And then you have a tubectomy over on the right hand side, right? अब इसके अंदर you will tell me that is it reversible? No, sir. नो सर. अच्छा, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस रिवर्सिबल होता है? इंट्रा यूट्रिन डिवाइस रिवर्सिबल होता है? Yes, right. It is going to be reversible. ठीक है. हाँ, अगर आप ये कराते हैं, this is a permanent cure basically. This is a permanent cure to make the person sterile, and then the person will not be able to there won't be any issue of getting conceived or making someone conceived. So वो issue यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है. So that is the vasectomy tubectomy. You will find that कि इस कंडीशन के अंदर एक चीज रखते हैं यहाँ पे कि आपका स्पर्म फॉर्मेशन तो आपका यहाँ पे होगा क्योंकि आपके स्पर्म तो टेस्ट में बनते हैं, बट यू विल नॉट गेट टू सी दिस स्पर्म्स रीचिंग अप टू योर यूरेथ्रा. यू डोंट फाइंड देम रीचिंग ओवर देयर ताकि वो आपके एग्स तक आपके यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे. स्पर्म आपके यहाँ पे अंदर के अंदर कंज्यूम्ड हो जाएंगे. उसी तरीके से आपके यहाँ पे जो एग यहाँ पे होते हैं वो बनेंगे जरूर यहाँ पे, बट दे विल गेट कंज्यूम्ड बाय द वॉल ऑफ द योर फैलोपियन ट्यूब ओनली. ओके, सो यू डोंट फाइंड देम गेटिंग इनटू द यूट्रस. So these are the permanent cure for avoiding the pregnancy. So that's a vasectomy and tubectomy. इसका आंसर है आपका यहाँ पे वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी. क्या होगा इसका आंसर? ट्यूबेक्टोमी. जल्दी आंसर करते, जल्दी आंसर करते. ठीक है. Which of the following is most widely accepted method of contraception in India? Which one? IUDs.
देन सीवर यूजिंग कॉपर यूजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस, ये क्या करता है? 18 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर बेटा। और नहीं करा रहा है ये, अवॉइड नहीं करा उसे, डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी, याद रखना है, डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी, वो आएगा इसके अंदर आंसर। क्या देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस? बताइए। LNG-20। LNG-20। क्या बात है, बहुत बढ़िया, LNC-20। ठीक है। देन यू हैव दिस समथिंग नोन एज माय एमटीपी। एमटीपी इज समथिंग जो आपका गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया था इन द ईयर 1971। अब मुझे फटाफट बता दो कि ये एमटीपी जो आपका होता है दैट इज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब जनरली इसको करा जाता है फॉर द रॉन्ग कॉज एज वेल, टू किल द फीमेल फिटिसाइड, उसको करने के लिए किया जाता था पहले के टाइम पे, एंड दैट्स व्हाई यू हैव सम स्ट्रांग रेगुलेशंस टू गो फॉर द एमटीपी। ये लीगलाइज हो चुका है 1971 के अंदर, बट स्टिल अगर एमटीपी कराना हो देन वन हैज टू फॉलो सम गाइडलाइंस एंड तभी एमटीपी कराया जा सकता है। ओके, सो इट इज समथिंग डन टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी। ओके, इट इज सेफ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये रहता है सेफ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आप यहाँ पे सेफ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा लाइक इट कैन हैव अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ किलिंग द, आई वोंट से किलिंग द, बट इट इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच इज पोटेंशियल रिस्की फॉर द गर्ल। ओके, एंड एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं एमनियोसेंटेंसिस। ये आप लोग मुझे बता दो इसमें क्या होता है एमनियोसेंटेसिस के अंदर? एमनियोटिक सेक्स टेम्पलेशन, फ्लूइड के क्रोमोसोम का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड आप यहाँ पे कलेक्ट करते हो। ओके राइट, बिल्कुल। ये कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा? एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक ट्यूब, एमनियोटिक कैविटी में से आप इसे कलेक्ट, हाँ कैविटी में से आप उसे कलेक्ट, बिल्कुल सही, राइट। और क्या करेंगे कलेक्ट करके? वो पर्सन क्या, एज ए डॉक्टर तुमने कलेक्ट कर लिया, अब तुम क्या करोगे? क्रोमोसोम डिजीज, फ्लूइड में क्रोमोसोम होता है, फ्लूइड के अंदर क्रोमोसोम होगा वहाँ पे, नो सर। तो तुम्हें फीटस की स्किन होगी, उससे पता लगाएंगे। फीटस के सेल होते हैं जो एमनियो कैविटी में क्रोमोसोम। yes, हाँ जी, right, you will have some cells, true, you will have some cells and those cells will have the chromosomes, and now you can get to the number of things. अब एमनियोसेंटेसिस को करने का एक important reason यहाँ पे ये होता है कि you want to know if there is some kind of chromosomal disorder to the particular growing embryo or not. So आपका जो बेबी आपका यहाँ पे grow कर रहा है, whether he has any kind of chromosomal disorder, assume that कि कोई है, assume that you have some kind of chromosomal abnormality over there, then one can go for MTP. याद रखना, अगर पता चलता है that a baby has some kind of chromosomal abnormalities, then one can surely go for the medical termination of pregnancy. So that is something you have to know. ये चीज तुम्हें हमेशा इसके अंदर याद रखनी है कि अगर कोई chromosomal disorder दिखता है, then you can go for the MTP. That's one thing. Second thing, अगर pregnancy is a potential risk to the girl child, if a pregnancy is a potential risk to the girl child, even then one can go for the MTP. Even then one can go for the MTP. So that is the second reason you have to remember कि कब आप MTP करा सकते हो legally. ठीक है. Third thing is going to be, अगर आपने जो इंट्रायूट्रिन डिवाइस इंस्टॉल लगाया था बॉडी के अंदर, if for some reason hasn't worked and the girl has got conceived, अगर एक हॉस्पिटल आपको आईयूडी लगा के देता है आपके बॉडी के अंदर और अगर वो काम नहीं करा किसी रीजन से and the girl still got conceived for some reason, even in that condition a person can go for MTP because of your inefficiency of your particular device to work, you can go for the MTP. तो ये तीन रीजन याद रखना जिसमें आप लीगली आप MTP करा सकते हो. And the fourth one is going to be if a girl has undergone a sexual assault, then in that case one can go for the MTP. तो ये आपके चार रीजन बेसिकली यहाँ पे होते हैं जब a person can go for an MTP. ठीक है, बट क्योंकि आप जानते हो it is something which is been used for the wrong reason, that is going to be to kill the fetus of the within the embryo itself. So that is something you have to know. और ये आपका जो इवेंट यहाँ पे होता है that is something which will be which is something which is useful to get to know the chromosomes के अंदर कोई डिजीज हो या कोई डिसऑर्डर हो तो आप देख सकते हो. That is something you have to remember. अच्छा, tell me something, आपका प्लेसेंटा कौन से वीक तक बन जाता है? एनीवन? सर प्लेसेंटा सर फर्स्ट मंथ में। सो फर्स्ट मंथ में। ओके, ठीक है. और आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियन, योर यॉर्क सैक, ऑल दोस. इसमें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इससे पूछ ले रहा हूँ इससे, why I'm asking you this. If you just pay attention, you realize that this is something which will take around certain amount of time to form complete your
what you say extra embryonic membrane to get formed, it will roughly take around 3 weeks, and then you have to go for amniocentesis. You might not be knowing this because that's not given in the NCERT, but इतना रखना कि जब amniocentesis कराते हैं ना, even then there is a 1% chance of having the losing the baby. You have a 1% chance क्योंकि जब आप वो कराते हो, it's an invasive process. Invasive मतलब जिसके अंदर आप लोग like you have to take out the fluid from the right side, like from the right location from the amniotic cavity. तो जब आप वो करा रहे होते हैं ना, there is a very likely chance that something might wrong happen and there is a chance of abortion happening. So risk हमेशा रहता है इसके अंदर भी, इसमें भी रहता है, and even for chorionic villi sampling. अच्छा, इसका आंसर यहाँ पे तो हमने देख लिया था. Now tell me, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 12 weeks. B option. 12 weeks. 12 weeks. सर 12 weeks. बहुत बढ़िया. So first trimester बोलते हैं ना इसको. हाँ, तो वही ना, वो तो नहीं लिखा हो ना, तो यहाँ पे 12 वीक आ जाएगा. फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कितना? 12 weeks, है ना? That's why you will find option B will be the right answer in this. Yes sir. So this is what you get to see. Ab you are able to solve all the questions. You know everything right now. So I'm very hopeful that you will get a very good score tomorrow. But याद रखना, जो भी आप करो ध्यान से करना. कभी अगर क्वेश्चन ऐसे लगे कि कॉम्प्लेक्स है तो आराम से पढ़ के कर लो, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो ध्यान से करना. लाइक टेक योर टाइम एंड जस्ट मेक श्योर देन यू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है? So I think it will be a piece of cake for you because you know most of the things, right? So just make sure you do the questions. हो सके तो रात को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की टेस्ट के पहले, एंड कोशिश करना 40 में से 40 सही हो जाए. ठीक है? Yes, sir. Very good thing. सब लोग खुश. Yes. Yes sir. All right. So now let me just go back and so what we'll be doing now, we'll be wrapping the things up. I'll be sharing with you some assignment.